कनेक्शन आने के बाद जांच तेज हो गई है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने गठित की स्पेशल टीम। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से 3 घंटे तक पूछताछ की गई है और शाहीन की बेटी और बेटे से भी पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने SOT यानी स्पेशल ऑपरेशन एक टीम बनाई। क्या है ये SOT, उसे जानने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या है SOT और कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? ये जो संदिग्ध शाहीन सईद जो इनको पुलिस की कस्टडी में है, इनके बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा एकत्रित की जा रही है और इनके जो एक्स हस्बैंड है जफर सईद, उनसे भी पूछताछ की है, जो नेत्र चिकित्सक हैं। इनके 2 बच्चे हैं और उनसे भी एक 20 साल का है और एक 15-16 साल का है। उनसे भी बातचीत की जा रही है। ये कहाँ यहाँ रही हैं और कैसे इनके मेडिकल कॉलेज से इनको निकाला गया है, उसके बाद फिर पुनः इन्होंने वापसी आने के लिए क्या एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की। इनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो ये इन्होंने प्लीड किया है कि मैं बीमार हो गई थी और इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। उस रिक्वेस्ट की भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। शासन के आदेश का स्टडी करने के बाद कुछ हमें इनके बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो सारी चीजों को लिंक करते हुए इनको किन किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है और उसको हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जो अगर हमारे पास और पुख्ता इनको जानकारी मिलेगी तो आपके साथ साझा करेंगे। गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। अमित, क्या डिटेल्स है आपके पास इस खबर को लेकर, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के GSV मेडिकल कॉलेज में 2006 और 2012 तक के बीच में उस डॉक्टर शाहीन के साथ जो लोग उस फैकल्टी में थे, उन फैकल्टी में डॉक्टर से एक लिस्ट तैयार की गई है। उनमें से ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाए जिस हॉस्टल में उनको अलॉटमेंट हुआ था, उस हॉस्टल में उनके को पार्टनर कौन थी। इसके अलावा जिस डॉक्टर से उनका मैरिज हुआ, उस डॉक्टर से 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ चली है और उसके बेटे और बेटी दोनों से पूछताछ चली है अलग अलग। जहाँ एक और रघुवीर लाल ने एक SOT टीम बनाई है, तो उस SOT टीम में एडिशनल DCP लेवल के एक ऑफिसर हैं और 2 ACPs हैं। इन सब के बीच जहाँ बेटा और बेटी से शाहीन की बात हुई तो उन्होंने बताया कि मम्मी से बात पहले कहा होती है, फिर वो चुप हो गए। फिर कहा नहीं, पहले होती थी जब हम लोग बहुत छोटे थे। यानी कहीं ना कहीं पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच करी। इन सब के बीच कानपुर के बेगनगंज, चमनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, इन क्षेत्रों में जहां जहां डॉक्टर शाहीन का लोगों से मुलाकात थी, मेल मिलाप था, उनकी भी एक कुंडली खंगालने की पूरी टीम, क्योंकि अब ये बड़ा गोपनीय मामला है, सेंसिटिव इशू है। कई चीजें ऐसी हैं जो मीडिया से शेयर नहीं की गई, मगर कानपुर पुलिस की अगर माने, कानपुर के पुलिस कमिश्नर की माने, तो रूट लेवल पर अब पूरा काम किया जा रहा है। क्योंकि कानपुर का कनेक्शन निकलने के बाद लगभग 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। जहां एक और स्पेशल ऑपरेशन टीम काम कर रही है, तो वहीं ATS की टीम भी आज कानपुर में यहाँ बनी रही। जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, ATS की टीम अगर फिर से कानपुर के मेडिकल कॉलेज में गई, तो वहीं SOT टीम है वो मेडिकल कॉलेज के कैंपस के हॉस्टल B1, B2, B3, H1, H2 ब्लॉक में गई। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफिस और इसके अलावा जो फैकल्टी में वो प्रोफेसर थी वहां। और अगर यहाँ पुलिस के सोर्सेज से माने तो आज शाम या कल सुबह कन्नौज के लिए भी एक टीम जाएगी। ये भी पता लगाने का प्रयास किया कि 9 महीना और 7 दिन तक वहां उसने जिस फैकल्टी में रही, वहां उनका किससे किससे संपर्क हुआ। क्योंकि जिस प्रकार से लंबी एक 3 घंटे की पूछताछ, लंबी पूछताछ होती है, उनके जफर इनके हस्बैंड है, उनसे 3 घंटे से ज्यादा पुलिस ने पूछताछ की। क्राइम ब्रांच के लोगों ने कई चीजें उनसे नोट की और यहाँ तक कि कुछ शादी की जो अरेंज मैरिज बताई गई थी, उसके भाई जो शाहीन के ब्रदर हैं, जो खुद भी डॉक्टर हैं, उनसे उन्होंने जिन लोगों ने मध्यस्थता की शादी में कौन कौन थे। क्योंकि पहले दिन से ही बता रहे थे कि उनकी जो वाइफ है, जो एक्स वाइफ है, वो एम्बिशियस थी, वो विदेश जाने के चक्कर, उनको मनी का भी कुछ बात थी कि वो पैसा ज्यादा से कमाए। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी महकमे में ये तनख्वाह उनके लिए पर्याप्त नहीं थी और कई बार इसको लेकर डिस्कशंस भी हुए। ये चीजें भी अनऑफिशियली कोट की गई हैं। कहीं ना कहीं इन बिंदु पर भी बात की जाएगी। और जिस कानपुर में जो सेकंड एक एड्रेस लिया गया था, वो यहाँ बाजपेयी आटा चक्की के पास एक शारदा नगर का घर बताया जा रहा है, जहां लिया गया था। किसने उसमें अपना आई कार्ड लगाया था, क्योंकि किसी के ब्याह पर वो दिया गया था और काफी दिन तक वो एज इट इज रहा। ये किसका मकान है, किसने इसको रेंट पे दिया, क्योंकि ये वही रावतपुर और शारदा नगर का एरिया है जहां कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद की भी चीजें सामने आई। उससे पूर्व जब अगर हम 2007 की बात करें, जब यहाँ एक विस्फोट हुआ था, उस दौरान भी कानपुर में रावतपुर का नाम सामने आया था। क्या उससे उसका कोई लिंक? ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और गुजरात के गिर के जंगल से एक जबरदस्त वीडियो सामने आया है। यहाँ वर्चस्व की जंग में बब्बर शेर आपस में भिड़ पड़े। देखिए। शेर सामने आ जाए तो किसी की भी हालत पतली हो जाएगी, लेकिन जब शेर ही आपस में लड़ने लगे तो फिर सोचे क्या होगा। गुजरात के गिर के जंगलों से ये बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया है, जहां बब्बर शेरों के दो ग्रुप में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। कोई भी एक दूसरे को अपने इलाके में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो शेर आपस में भिड़े हुए हैं, तभी ये तीसरा बब्बर शेर बीच में कूद पड़ता है और जंगल में हो जाती है बिग फाइट। एक दूसरे पर हमला करते हैं, बीच में पीछे भी हटते हैं और फिर से लड़ाई करने लग गए। सैलानी सफारी पर आए थे, जंगल के रोमांच के साथ साथ शेरों के दर्शन भी हो गए, लेकिन जब शेरों की लड़ाई देखी तो सभी सहम गए। कहीं शेर गुस्से में आकर उन पर ना हमला कर दे। सैलानियों ने गिर के जंगलों में शेरों की इस फाइट का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। शेर भी एक जीप से बेहद पास से गुजरे, जिसके बाद किसी की भी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। वो तो गनीमत रहे कि शेरों का झुंड वहां से आगे बढ़ गया। कहा जा रहा है कि एक ग्रुप की शेरनी दूसरे ग्रुप के बीच आ गई और शेरनी के आने के बाद ये झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते गिर के जंगल का इलाका शेरों की दहाड़ से गूंज उठा। एक बार तो सैलानियों की सांस भी अटक गई थी, लेकिन जब वो सफारी से सुरक्षित निकल गए तो उनके लिए ये काफी रोमांचक अनुभव रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बिजनौर में एक महिला अपने पति से इतनी नाराज हुई कि उसने अपने पति की कार में तोड़फोड़ कर दी। कार गैराज में थी, महिला ने वहीं पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। पति पत्नी में क्या है तकरार की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। पति से नाराज पत्नी का हंगामा, गाड़ी में तोड़फोड़, गजब का ड्रामा। बिजनौर में एक गैराज के बाहर इस महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वो एक के बाद एक कार के शीशों को तोड़ते जा रही है। वहां कर्मचारी महिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कार में तोड़फोड़ करती गई। काफी देर तक महिला इसी तरह गुस्से में दिखी। हैरत की बात यह है कि जिस कार में वो तोड़फोड़ कर रही है वो उसके पति की बताई गई है। पति पत्नी की अनबन का ये मामला लग रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने पति से खर्चे के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन पति ने जब रुपए नहीं दिए तो वो आग बबूला हो गई। उसे पता लगा कि पति की कार मैकेनिक के यहाँ सर्विस के लिए गई है। वो गैराज में पहुंच गई और उसने हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मैकेनिक महिला को समझाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन वो बेहद ही गुस्से में थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहां पर मौजूद दूसरे लोग भी हैरान रह गए। मैकेनिक ने महिला के हंगामे का वीडियो भी बना लिया। मामला नजीबाबाद थाने के रम्मनवाला गांव का है। पति पत्नी के इस मामले में झगड़ा घर में ना सुलझकर पत्नी ने सड़क पर ही हंगामा कर दिया, जिससे कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पति ने पत्नी को खर्चा नहीं दिया, लेकिन अब कार की मरम्मत में जेब ज्यादा ढीली जरूर करनी पड़ेगी। इस मामले में मैकेनिक ने थाने में तहरीर देके ग्राहक की पत्नी पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और बागपत से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला आया है। दावा किया जा रहा है कि सांप ने एक युवक को डसा, इसके बाद उसकी आवाज ही चली गई। ये पूरा मामला देखिए। सांप के डसने से चली गई आवाज। हायर सेंटर में चल रहा इलाज। क्या सांप के डसने के बाद आवाज चली जाती है? बागपत में तो यही दावा किया जा रहा है। रोहित नाम के इस शख्स को सांप ने डसा।
जिसके बाद अब वो पहले की तरह बोल नहीं पा रहा, उसकी आवाज चली गई है। उसके परिजनों का कहना है कि वो नल से पानी भर रहा था, तभी इसी दौरान एक सांप वहां पर आया। रोहित की नजर सांप पर नहीं पड़ी, सांप ने उसके हाथ में काट लिया। उसके बाद घबराहट में रोहित जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां पर आए और तभी से दावा किया जा रहा है कि रोहित की आवाज चली गई। पहले वो साफ बोलता था, लेकिन सांप के काटने के बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। क्या नाम है इसका? रोहित। अच्छा, कहाँ काटा था? कहाँ ये अंगड़ी में है जी। कहाँ के रहने वाले? नंगला सुनौली। कब लेके आए थे? आज ही लेके आए जी। अब आवाज नहीं आ रही? नहीं जी। कैसे पता लगा सामने कट्टा है? सांप हमने खुद देखा जी। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने रोहित को एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टर भी इसे दुर्लभ केस मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम आते हैं जिसमें जहर इंसान के वोकल कॉर्ड को प्रभावित कर देता है, जिससे आवाज जा सकती है। पूरी घटना बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के सिनोली गांव की बताई जा रही है। गांव का ही रहने वाला रोहित रोज की तरह नल से पानी भर रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया। अब रोहित को हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों को उम्मीद है कि यहाँ इलाज के बाद रोहित की आवाज लौट आएगी और वो फिर से बोलने लगेगा। इस घटना के बाद से हर कोई हैरान है। रोहित के गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। बागपत से शहजाद राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलने के बाद गोदाम में छापा मारा, मौके से कई कुंटल नकली पनीर बरामद किया है। देखिए। त्योहारों के मौके पर मिलावटी सामान वाला धंधा जोर पकड़ लेता है, लेकिन मिलावटखोरी का धंधा अभी भी चल रहा है। अब शादी के सीजन में मिलावटी दूध और पनीर खपाने की कोशिश की जा रही है। आगरा में खाद्य विभाग की टीम मिलावटी पनीर की खेप को नष्ट कर रही है। ट्रक में ड्रम के ड्रम लाए जा रहे हैं, जिनके अंदर बड़ी मात्रा में मिलावटी पनीर है। जेसीबी मशीन से पहले गड्ढा खोदा गया और बाद में इस पनीर को नष्ट किया गया। दरअसल खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि थाना ताजगंज क्षेत्र के एक गोदाम पर मिलावटी पनीर की खरीद फरोख्त की जाती है, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम हरकत में आई। सुबह सुबह टीम गोदाम में छापेमारी के लिए पहुंच गई। ये देखकर गोदाम मालिक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापे के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में पनीर का भंडारण किया गया था। शुरुआती जांच में ये मिलावटी पनीर लग रहा था। पनीर बदबूदार था, उस पर मक्खी और कीड़े भी पड़े हुए थे। पनीर के कुछ सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। इसके बाद मिलावटी पनीर को नष्ट करने की बारी आई। लगभग 5 क्विंटल पनीर को नष्ट कराया गया है। शादी के सीजन में मिलावटखोर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। दूध, पनीर और खोया की डिमांड भी बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटी माफिया मिलावटी सामान बाजारों में खपा रहे हैं, जो कि शादी पार्टी में आने वाले लोगों को बीमार भी कर सकता है। आगरा में खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मिलावट के धंधे से जुड़े हुए हैं। खाद्य विभाग की टीम लगातार छापे मार रही है। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राजस्थान के एक शख्स पर पिछले साल सुल्तानपुर से नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप लगा था, जिसे शादी भी उसने कर ली थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। बीस महीने पहले लड़की को भगाकर ले गया, उससे शादी की, 2 बच्चों का जन्म हुआ और अब 20 महीने के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप ये था कि उसने नाबालिग लड़की को अपने प्यार के झांसे में लिया। लड़की उसके बहकावे में आ गई और वो नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट किया, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। मामला साल 2024 का है। लड़की के पिता का आरोप है कि आरोपी ने एक दिन उनके नंबर पर फोन किया। फोन बेटी ने उठाया, लेकिन रॉन्ग नंबर से आई इस कॉल के बाद उसने उसकी बेटी को अपनी बातों में फंसा लिया। नाबालिग लड़की के पिता ने 29 फरवरी 2024 को कादीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस को की गई कंप्लेन में उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी 28 फरवरी 2024 की रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन अगले दिन 29 फरवरी की सुबह जब वो नींद से जागे तो लड़की अपने कमरे में नहीं मिली। पिता ने आशंका जताई कि उसकी बेटी को कोई अज्ञात शख्स बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पिता ने पुलिस को वो नंबर भी दिया था जिस पर आरोपी बात करता था। लड़की के पिता ने बेटी की अपने स्तर पर भी तलाशी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। उस वक्त उनकी बेटी की उम्र 15 साल बताई जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आरोपी फतेह सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने लड़की से मंदिर में शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र 1 साल, दूसरा बच्चा अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ। फिलहाल आरोपी कानूनी शिकंजे में है। सुल्तानपुर से अजित गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली में एक मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। देखिए। अनम अंसारी बनी सनातनी। प्रेमी संग मंदिर में रचाई शादी। बचपन से ही कृष्ण जी पर आस्था रखने वाली अनम अंसारी ने धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म अपना लिया है। अनम भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है। उसे एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से शादी और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लिया, लेकिन प्यार की इस मंजिल के बीच धर्म की दीवार आ रही थी। लेकिन धर्म समाज की परवाह ना करते हुए अनम अपने प्रेमी आदर्श को लेकर बरेली के एक मंदिर पहुंची, जहां पहले उसका नाम अनम अंसारी से अनु हो गया। फिर अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर एक दूसरे के गले में जयमाला डाली गई। आदर्श ने अनम की मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद उसे मंगलसूत्र पहनाया। अनम के मुताबिक जब उसने अपने परिजनों को आदर्श के बारे में बताया और शादी करने की बात कही तो अनम के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने शादी कराने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अनम फैसला कर चुकी थी कि वो आदर्श से ही शादी करेगी। जब परिजनों की रजामंदी नहीं मिली, इसके बाद दोनों ने मंदिर में शादी करने का फैसला ले लिया। शादी के बाद अनम बेहद खुश है। वो इसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मानती हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि अनम के पिता ने पुलिस में शिकायत करके बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं अनम का कहना है कि वो बालिग है, शादी के लिए किसी तरह का दबाव उस पर नहीं था। वहीं अनम ने पुलिस से अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आदर्श से हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, फिर दोस्ती हुई थी, दोस्ती में प्यार में बदल गया, तो मैंने उससे शादी की है और मैं अपनी मर्जी से शादी की है। मैं राधा कृष्ण को और सबको वैसे भी मानती थी, तो मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की है और मेरे घर वाले और बाकी कोई मुझे परेशान ना करे, अपने घर रहें, खुश रहें। अनम हाफिजगंज की रहने वाली है। वो बचपन से ही भगवान कृष्ण पर आस्था रखती है। गुहार लगाने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कुछ ही देर में सीसीएस की अहम मीटिंग होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल भी गए थे घायलों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट में 20 लोग घायल हुए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री। और आज बताया जा रहा है कि मीटिंग भी सीसीएस की कुछ ही देर में। और अनूप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, सीसीएस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि 5:30 बजे यानी कि थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और सीसीएस की बैठक होगी। और काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। जिस तरीके की लाल किला में कार बम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जांच एजेंसी किस तरह से आगे बढ़ी है, जांच प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी है और आगे किस तरीके से रोड मैप बनाना है, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी उस पर चर्चा की जाएगी और उस पर
खास तौर पर गृह मंत्री जो है अमित शाह को ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या चीजें हुई है, क्योंकि देखिए इस घटना के बाद भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ संदेश दिया था कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में पिछले 2 दिनों में जो भी चीजें हुई हैं, जांच प्रक्रिया कहाँ तक आगे बढ़ी है, किस तरीके से नेटवर्क का खुलासा हुआ है, इन तमाम बातों पर चर्चा जो है वो सीसीएस की बैठक में की जाएगी। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दिल्ली पुलिस ने जारी किया है अलर्ट। पुलिस एक कार की तलाश कर रही है। पूरी दिल्ली में संदिग्ध कार की तलाश हो रही है। संदिग्ध वाहन फोर्ड इको स्पोर्ट्स बताई जा रही है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार है जिसकी तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें इस कार को तलाश रही हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि i20 कार के अलावा आरोपियों के पास एक और लाल कलर की कार भी थी और दिल्ली के सभी थानों, चौकी और बॉर्डर चेक पॉइंट्स को लाल इको स्पोर्ट्स कार पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी इस लाल कार के संबंध में अलर्ट किया गया है। फरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फरा, क्या जानकारी आपके पास? दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और अलर्ट जारी किया है कि किसी को भी अगर वो रेड इको स्पोर्ट कार दिखती है, क्योंकि ये जांच में देखने को मिला है, जांच में खुलासा हुआ है कि i20 के अलावा एक और कार थी जो कि आरोपियों के पास थी, यानी वो लाल कलर की इको स्पोर्ट थी जिसका नंबर DL10CK0458 बताया जा रहा है। और साफ तौर पर जो है निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसी कोई कार दिखती है तो उसको रोका जाए और उसके अलावा रेड कलर की कोई भी इको स्पोर्ट कार दिखती है तो उसको रोका जाए। यानी जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, जांच हो रही है, उसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली की जो 5 टीमें हैं इस कार को ढूंढने में लगी हुई हैं। यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी इस लाल कार के संबंध में जो है वो अलर्ट किया गया है। तो जांच का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और कई चीजें जो है सामने आ रही, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार खंगाले जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में कई चीजें सामने आ रही हैं। तो उसमें ये चला है कि i20 के अलावा भी आरोपियों के पास एक और कार थी जिसमें कुछ लोग शामिल थे। तो इस कार को ढूंढना है और उसके बाद जब ये कार ढूंढ लेंगे तो फिर देखेंगे वो किसके नाम पे थी, कौन है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अभी तक 20 लोगों पर ये जो पूरी जांच का दायरा है वो इस और बढ़े, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी जो है वो देखने को मिल रही है। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 3 लोगों को डिटेन किया था, उसके बाद 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये नंबर पूरा 20 पे आ गया है। लगातार जो है वो पुलिस जो है वो जांच कर रही है हर एंगल पर, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया था जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से जो है वो कार में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद कैसे कैमरा जो है वो बंद हो गए थे क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। तो इसी तरीके से सारी चीजों पर जो है वो जांच हो रही है और अभी जितने भी थाने हैं, चौकियां हैं, उन पर सब जगह पर जो है वो चाक चौबंद बिल्कुल। और क्योंकि फरा ये रेड रेड फोर्ड कार जो इस कार की अगर बात करें, ये लाल रंग की कार किसी दूसरे स्टेट में ना चले जाए, इसको लेकर बॉर्डर्स पर भी चौकसी बरती जा रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए बॉर्डर्स पर भी सख्त निर्देश हैं और जितने भी लोग तैनात हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि हर एक रेड कार को रोकना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी के लिए यही है कि ये कार जो है वो दूसरे उसमें ना चली जाए। यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, यानी कि अगर दिल्ली से वो यूपी की तरफ या हरियाणा बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर रहे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सिर्फ i20 कार की बात हो रही थी, लेकिन अभी एक नया एंगल सामने आया है और एक नई कार, तो जो नंबर है वो सबको दे दिया गया और सबको बोला गया है कि अगर नंबर भी ना हो तो सीधा जो रेड कार दिखे उसको रोकें और उसकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ गया और ये जो गाड़ी है ये अगर दूसरे स्टेट पर पहुंचे तो उससे पहले इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया कि कहीं भी लाल कार दिखे उसकी सघन चेकिंग की जाए।